हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। एनसीईआरटी रिकैप को ही आगे बढ़ाते हैं। 7th वीडियो है आज ये। डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन को ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग, और आज हम लोग देखेंगे डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो, ये वीडियो देखने से पहले इसके जस्ट पहले वाला वीडियो जो मैंने कल रिलीज़ किया था, यानी एनसीईआरटी रिकैप 6th, उसको ज़रूर देखो, क्योंकि डाइजेशन, जो केमिकल डाइजेशन से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट्स मैंने कल ही डिस्कस कर लिए थे, तो उन्हीं को यूज़ करके आज हम यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे पहली बात तो हमने हिस्टोलॉजी पढ़ी थी, ठीक है। एक वीडियो था जिसमें हम लोग ने बात की थी म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलारिस और फिर सिरोसा के बारे में। तो वो मस्कुलारिस लेयर ऑलरेडी हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि मस्कुलारिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस होता है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, और उन मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से फूड का अच्छे से मिक्सिंग होता है विद डाइजेस्टिव जूसेस, फिर चाहे वो स्टमक हो या फिर डुओडेनम, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में एक इमेज भी देखी थी कि जिसमें स्टमक में इस तरह के पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहे थे, और उन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से फूड मिक्स हो रहा था डाइजेस्टिव जूसेस के साथ में, जिसकी वजह से एक पेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सवाल ये आता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस प्रेजेंट है, बिकॉज डाइजेशन के लिए हमें एक डाइजेस्टिव जूस की ज़रूरत पड़ती है। हमने शुरुआत की थी, आपको याद हो तो, डाइजेशन की ओरल कैविटी से। तो ओरल कैविटी में कौन सा डाइजेस्टिव जूस था? तो ओरल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट था, ठीक है। फिर हम लोग पहुँचे स्टमक में अंदर। स्टमक में कौन सा जूस प्रेजेंट है? स्टमक में प्रेजेंट था गैस्ट्रिक जूस, और यही डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। पिछले वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया था कि सलाइवा में बेसिकली स्टार्च का डाइजेशन होता है, और स्टमक में बेसिकली डाइजेशन होता है प्रोटीन्स का, ठीक है। और अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन में यानी डुओडेनम की बात करूँगा मैं बेसिकली। तो डुओडेनम में आपके 3 जूसेस सीक्रेट होते हैं। डुओडेनम के अंदर 3 जूसेस सीक्रेट होते हैं। सबसे पहला है बाइल जूस, जो कि लीवर से बनता है। सेकंड है पैंक्रेटिक जूस, जो कि पैंक्रियाज से बनता है। और तीसरा है इंटेस्टाइनल जूस या फिर सक्कस एंटेरिकस। देखो, ओरल कैविटी में बात कर रहे थे हम, तो सलाइवा कहाँ बन रहा था? सलाइवरी ग्लैंड्स से, जो कि ओरल कैविटी से बाहर थी, और ये सलाइवा रिलीज होता है ओरल कैविटी में। फिर हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, जो कि स्टमक के ही म्यूकोजा के जो सेल्स हैं उनसे फॉर्म होता है। डुओडेनम में 3 जूसेस है। एक जूस जो लीवर में बनता है, और लीवर से में बन के ये यहाँ से इस डक्ट के थ्रू डुओडेनम में पहुँचता है। फिर आता है पैंक्रेटिक जूस, जो यहाँ पैंक्रियाज में बनता है, और ये पैंक्रियाज से होता हुआ इस डक्ट के थ्रू डुओडेनम में पहुँचता है। हमने ये डक्टल सिस्टम भी, आपको याद हो तो, एक वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। तो बाइल जूस और पैंक्रेटिक जूस, ये दोनों ही जूस हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट से रिलीज होते हैं डुओडेनम के अंदर। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन में एक दूसरे वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ, जो आपको इसी डाइजेस्टिव सिस्टम के ही पार्ट्स में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये यहाँ देखो, यहाँ पे ये जो है ना, ये हेपेटोपैंक्रेटिक डक्ट है, जहाँ से बाइल भी आता है और पैंक्रेटिक जूस भी आता है। और ये जो डक्ट है, ये डक्ट जब डुओडेनम में ओपन होता है, तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है, जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है। तो आपको कमेंट सेक्शन में आकर ये बताना है कि उस स्फिंक्टर का नाम क्या है। तीसरा जूस इंटेस्टाइनल जूस। तो ये इंटेस्टाइनल जूस बनता है इंटेस्टाइन की म्यूकोजा सेल्स और इंटेस्टाइन के सब म्यूकोजा में प्रेजेंट ब्रूनर्स ग्लैंड की हेल्प से, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में अभी यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो डुओडेनम में प्रेजेंट 3 जूसेस में से 2 जूस डुओडेनम के अंदर नहीं बनते, लेकिन डुओडेनम में ट्रांसपोर्ट होते हैं, जबकि तीसरा जूस डुओडेनम की खुद की म्यूकोजा और सब म्यूकोजा मिलकर बनाते हैं। तो अब हम इन तीनों जूसेस को बारी बारी से डिस्कस करेंगे, इनमें क्या क्या प्रेजेंट होता है और इनका डाइजेशन में क्या रोल है, उनका डिस्कशन हम यहाँ पर करेंगे। चलिए शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले बाइल जूस के साथ में। बाइल जूस के साथ में आपको सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता। ऐसा कोई एंजाइम बाइल जूस में प्रेजेंट नहीं है जो डाइजेशन में रोल प्ले करता हो। यानी कि बाइल जूस का डाइजेशन में डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं है। बाइल जूस का डाइजेशन में डायरेक्ट कोई भी रोल नहीं होता। अब
अगर बाइल जूस का डाइजेशन में रोल नहीं है तो ये बेसिकली कैसे डाइजेशन में हेल्प करता है उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं हम लोग कि बाइल जूस के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, उनके कंपोनेंट्स क्या हैं। तो सबसे पहले बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं बाइल पिगमेंट्स। पिगमेंट्स जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है ये कोई कलर प्रोवाइड करते हैं बेसिकली। ऐसा हर एक वो सब्सटेंस जो किसी को कलर प्रोवाइड करता है उसको पिगमेंट कहा जाता है, जैसे आप क्लोरोफिल हो गया या हीमोग्लोबिन हो गया। तो वैसे ही बाइल जूस में भी कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। अब आपको अच्छे से पता होगा, आपने सुना होगा एक डिजीज़ के बारे में जिसको कहा जाता है जॉन्डिस, या जिसे आप पीलिया बोलते हो। उस पीलिया में आपका जो स्किन, आपका स्क्लेरा, नेल्स ये येलोइश दिखने लगते हैं। और ये जो येलोइश कलर है, दिस येलोइश कलर इज़ बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन। बेसिकली जॉन्डिस में बिलीरुबिन का लेवल बढ़ने लगता है जिसकी वजह से हमें येलोइश कलर अपीयर होने लगता है। उसके अलावा इनमें प्रेजेंट्स होते हैं बाइल सॉल्ट्स, कोलेस्टेरॉल और फॉस्फोलिपिड्स। बाइल सॉल्ट्स का फंक्शन मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा यहाँ पे। कोलेस्टेरॉल बेसिकली क्या है कि कोलेस्टेरॉल एक तरह का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। बेसिकली क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक्सेस में होने लगता है तो लीवर इस कोलेस्ट्रॉल को बाइल जूस में सिक्रीट कर देता है। बाद में ये कोलेस्टेरॉल बाइल जूस से पहुंचता है डुओडेनम, डुओडेनम से होता हुआ ये लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर इसको बॉडी से फिसिस के साथ में एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया जिसको एक्सक्रीट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ बाइल। अब जब बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं है तो इसका बेसिक रोल क्या है, ठीक है। तो वो बेसिक रोल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और ये जो बेसिक रोल मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली बाइल सॉल्ट्स का रोल है। बाइल जूस के अंदर कुछ बाइल सॉल्ट्स होते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर क्योंकि हम लोग केवल एनसीईआरटी तक ही रेस्ट्रिक्ट रख रहे हैं अपनी नॉलेज को। तो ये जो बाइल सॉल्ट्स होते हैं, ये बाइल सॉल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब फैट का इमल्सिफिकेशन क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। अब इमल्सिफिकेशन समझने से पहले मुझे एक प्रॉब्लम जो है मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करूँगा, उसी प्रॉब्लम का सलूशन है इमल्सिफिकेशन। देखो, मैं फ़ैट की बात करता हूँ ना जब भी, तो हम सबको पता है कि फ़ैट एक हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस है। फैट हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर रिपेलेंट। अब जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस हैं ये सारे के सारे वाटर बेस्ड हैं, यानी सबके सब हाइड्रोफिलिक हैं। अब आप देखें एक फैट जो कि हाइड्रोफोबिक है उस पर एंजाइम्स कैसे एक्ट करेंगे जो कि हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पे एक्ट कैसे करेगा। जो एंजाइम्स होते हैं, फैट का डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम है उसको कहा जाता है लाइपेज। ये लाइपेज इन फैट मॉलिक्यूल्स पे एक्ट कैसे करेगा, जबकि लाइपेज हाइड्रोफिलिक है। लाइपेज जिस जूस में प्रेजेंट है वो हाइड्रोफिलिक है जबकि फैट हाइड्रोफोबिक है। ये लाइपेज एंजाइम इसके सरफेस पे एक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन है इमल्सिफिकेशन। कैसे, इसको समझें। देखो, ये जो मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ उसको समझें। इमल्सिफिकेशन वो प्रोसीजर है जिसमें बाइल सॉल्ट्स इन फैट ग्लोब्यूल्स को पहले ब्रेक डाउन करेंगे छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, और फिर उसके चारों तरफ एक हाइड्रोफिलिक लेयर का फॉर्मेशन करेंगे। कैसे करेंगे वो देखना। देखो, मैं यहाँ पे बाइल सॉल्ट की बात कर रहा हूँ। बाइल सॉल्ट के दो एंड होते हैं, दो साइड होते हैं। ये जो येलोइश साइड दिखा रखा है ये हाइड्रोफोबिक साइड है, और ये जो ग्रीनिश दिखा रखा है ये हाइड्रोफिलिक साइड है। तो बाइल सॉल्ट्स क्या होंगे, ये बाइल सॉल्ट कुछ इस तरह से आकर यहाँ पर फैट ग्लोब्यूल के साथ में कंबाइन हो जाएंगे। कैसे कंबाइन होंगे, इसका हाइड्रोफोबिक साइड फैट ग्लोब्यूल की तरफ रहेगा, ये येलोइश साइड जो है वो इस तरफ रहेगा। क्यों, क्योंकि ये सरफेस कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो आपको अल्टीमेटली ऐसा पिक्चर देखने को मिलेगा कि ये फैट ग्लोब्यूल पहले तो ब्रेक डाउन होगा इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, तो ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स हो गए यहाँ पे। ये इनका सरफेस कैसा है, हाइड्रोफोबिक। तो इस हाइड्रोफोबिक सरफेस पे बाइल सॉल्ट्स का हाइड्रोफोबिक एंड आकर अटैच हो गया, ठीक है। अब ये जो बाइल सॉल्ट्स हैं इनका दूसरा साइड कैसा है, हाइड्रोफिलिक। तो ये इस तरफ कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक। तो अब आप देखो एंटायरली ये जो फैट ग्लोब्यूल हैं छोटे छोटे, ये सारे उनका सबका सरफेस कैसा हो गया, हाइड्रोफिलिक सरफेस हो गया। और अब इन हाइड्रोफिलिक सरफेस पे एंजाइम लाइपेज इजीली एक्ट कर सकता है।
तो इसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन, और ये होता है बाइल सॉल्ट्स के हेल्प से। और यही रोल है बाइल जूस का डाइजेशन में। यानी बेसिकली आप ये कह सकते हो कि बाइल सॉल्ट्स नहीं होते तो फैट का डाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जब तक आप इनका इमल्सिफिकेशन नहीं करते, इन पे एंजाइम्स काम नहीं करते और इनका डाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। इसलिए कहते हैं कि बाइल जूस डायरेक्टली कोई रोल प्ले नहीं करता, बट इनडायरेक्टली फैट के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फैट इमल्सिफिकेशन बेसिकली लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे मिसल्स में कन्वर्ट करने को फैट इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। अब ये जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं ना, इन स्ट्रक्चर्स को मिसल्स कहा जाता है। बेसिकली आप ध्यान रखना, मिसल्स वर्ड आप बहुत जगह पढ़ोगे। मिसल्स वो उस तरह के मॉलिक्यूल्स है जिनका बीच का पार्ट तो हाइड्रोफोबिक रहता है, लेकिन बाहर का सरफेस हाइड्रोफिलिक रहता है। हम लोग और मिसल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे। फिलहाल इतना ही यहाँ पर डिस्कशन। मुझे लगता है आपके लिए इतना सफिशिएंट है इस चीज़ को समझना, और ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और बेसिकली फैट इमल्सिफिकेशन की वजह से आप ये कह सकते हो कि ये एक तरह से जो लाइपेज एंजाइम है उसको एक्टिवेट कर रहा है, बिकॉज इमल्सिफिकेशन नहीं होता तो लाइपेज इन पे काम नहीं कर पाता। तो लाइपेज वो एंजाइम जो लिपिड पे एक्ट करके उनका ब्रेक डाउन करेगा। लाइपेज देखो वर्ड बना है लिपिड और एज मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था कि एंजाइम के लिए सफिक्स यूज होता है। तो लिपिड्स पे एक्ट करने वाला एंजाइम्स लाइपेज एंजाइम है। तो ये बेसिक रोल रहता है बाइल जूस में, बाइल सॉल्ट्स का। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम पैंक्रियाटिक जूस की बात करते हैं। अब पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, देखो चीज़ें समझ में सबको आ जाएगी, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि याद नहीं रहता कि कौन सा एंजाइम कौन से जूस से रिलीज़ होता है, क्योंकि अब हम ना बहुत सारे एंजाइम्स के नाम पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आपके दिमाग में सब कुछ मिक्स हो जाएगा। आपके लिए ये याद रखना मुश्किल होता है कि कौन सा एंजाइम कौन से जूस से रिलीज़ होता है। तो मैं पहले वो चीज़ क्लियर कर दूँ आपको। देखो समझो इस बात को, मैंने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डाइजेशन एक सिंगल स्टेप में नहीं होता। एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सबसे पहले एक इंटरमीडिएट में ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, 2 मिनट रुको। और ये इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल फाइनली अपने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अब अलग अलग बायोमॉलिक्यूल्स में ये स्टेप्स अलग अलग हो सकते हैं, किसी में इंटरमीडिएट्स 2 हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं, किसी में 1 हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ स्टार्च का। स्टार्च का जब डाइजेशन होता है तो पहले बनता है माल्टोज, और फिर माल्टोज से बनता है ग्लूकोज। तो बेसिकली आप ये कह दो कि ये सर फाइनल स्टेप है, ये फाइनल स्टेप होता है डाइजेशन का, और ये इनिशियल स्टेप्स हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, देखो हमने कितने जूसेस की बात की, मैं आपको इस तरीके से आपको सब कुछ याद हो जाएगा कि कौन से जूस से कौन सा एंजाइम रिलीज़ होता है। सबसे पहले मैंने बात की सलाइवा की, ठीक है, ओरल कैविटी में। फिर मैंने बात की गैस्ट्रिक जूस की, कहाँ पर, स्टमक में। फिर मैंने बात की बाइल जूस की जो लीवर से आता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ पैंक्रियाटिक जूस की जो पैंक्रियाज से आ रहा है, और सबसे एंड में बात करेंगे सक्कस एंटेरिकस की जो इंटेस्टाइन खुद बनाता है। अब किस में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होगा वो कैसे याद रखना है। देखो इस पूरी सीरीज़ में मैं सबसे पहले बाइल जूस को तो हटा ही देता हूँ। क्यों हटा देता हूँ? क्योंकि मैंने अभी ही कहा बाइल जूस में कोई एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। अब समझना इस बात को अच्छे से, सक्कस एंटेरिकस यानी जो इंटेस्टाइनल जूस है, केवल ये इकलौता जूस है जिसके एंजाइम्स ये फाइनल स्टेप करेंगे, यानी इंटरमीडिएट से सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन। यानी ये जो स्टेप है, इस स्टेप को करने वाले जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब सक्कस एंटेरिकस से आएंगे। सारे के सारे कहाँ से आएंगे? सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होंगे। अब जो सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस है, इन तीनों के अंदर ये वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इनिशियल स्टेप्स करेंगे। कॉम्प्लेक्स के इंटरमीडिएट्स बनाने का काम सलाइवा का है, गैस्ट्रिक जूस का है और पैंक्रियाटिक जूस का है। बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं होते और सक्कस एंटेरिकस में फाइनल स्टेप करने वाले एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब मैं जब इन एंजाइम्स के नाम डिस्कस करूंगा
तब आप इनके नाम से ही समझ जाओगे कि इनका फंक्शन क्या है, प्लस ये कौन से जूस से रिलीज होगा। दिमाग में क्या रखना है कि अगर फाइनल स्टेप करवाना है, यानी सीधे सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करना है, तो सक्कस एंटेरिकस के पास जाना होगा, और नहीं तो पैंक्रेटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस और सलाइवा। सलाइवा में तो केवल एक ही एंजाइम की मैंने स्टडी की थी, सलाइवरी अमाइलेज, तो आपको बस एक ही याद रखना है। गैस्ट्रिक जूस में भी आपने मोटे तौर पर केवल एक ही एंजाइम की डिस्कशन किया है, वो है पेप्सिन, जो कि प्रोटीलाइटिक है। अब जितना भी आप पढ़ोगे इनिशियल स्टेप्स वाले, तो वो पैंक्रेटिक जूस बोल देना, और फाइनल स्टेप का एंजाइम होगा तो सक्कस एंटेरिकस बोल देना। बस ये इतना सा आपको चीज़ समझना था। अब मैं एंजाइम्स की बारी बारी से शुरुआत करता हूँ और आप देखना आपके लिए कितना आसान होगा। सबसे पहले बात करता हूँ पैंक्रेटिक जूस की। तो पैंक्रेटिक जूस में प्रेजेंट है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज। ठीक है, समझते हैं। देखो, पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि सर ये देखो ओजन लगा है और प्रो लगा है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये तीनों एंजाइम्स प्रो एंजाइम्स हैं। ये तीनों एंजाइम्स प्रो एंजाइम्स है, और इन प्रो एंजाइम्स को एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये एक्टिवेट होने के बाद में अपना फंक्शन कैरी आउट करते हैं। अब सेम इसी तरह का एक कंसेप्ट मैंने स्टमक में पढ़ा था, जिसमें मैंने कहा था पेप्सिनोजन नाम का एक एंजाइम स्टमक में प्रेजेंट होता है। इसमें भी ओजन लगा, मतलब कि ये प्रो एंजाइम था, और पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जब ये एक्टिवेट होगा तो इसको मैं आप ओजन पीछे से हटा देना, तो क्या बचेगा? पेप्सिन। सिमिलरली यहाँ पे भी आपको यही करना है कि इन तीनों में से भी ओजन हटा देना है, तो क्या बचेगा? ट्रिप्सिन। यहाँ क्या बचेगा? काइमोट्रिप्सिन। और यहाँ प्रो हटा देना है, तो क्या बचेगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। क्लियर? अब इनका एक्टिवेशन करते हैं। सबसे पहले मैं एक्टिवेट करता हूँ ट्रिप्सिनोजन को, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एंजाइम है। ट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होकर बनेगा ट्रिप्सिन, और इसके एक्टिवेशन के लिए जिस एंजाइम की मुझे ज़रूरत है उसका नाम है एंटेरोकाइनेस। यहाँ एक चीज़, एक मैं आपको प्रीफिक्स या सफिक्स समझ लो आप, जब भी आप इस तरह कुछ लिखते हो ना, एंटेरो, एंटेरिक, तो ये वर्ड का मतलब होता है इंटेस्टाइन। ध्यान रखना आप ये चीज़। एंटेरो वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको? इंटेस्टाइन को। जैसे गैस्ट्रिक वर्ड रिप्रेजेंट करता है स्टमक को, वैसे ही एंटेरो वर्ड रिप्रेजेंट करता है इंटेस्टाइन को। मेडिकल फील्ड में एंटेरो से संबंधित बहुत सारे शब्द आपको सुनने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, एंटेरोकाइनेज। तो इसके नाम से ही मुझे समझ में आ गया कि ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि इंटेस्टाइन खुद बनाता है, और इंटेस्टाइन खुद क्या बनाता है? इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट होता है एंटेरोकाइनेज। तो आप समझें इस बात को कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए मुझे इंटेस्टाइनल जूस की ज़रूरत पड़ेगी। इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंटेरोकाइनेज की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करता हूँ काइमोट्रिप्सिनोजन। तो काइमोट्रिप्सिनोजन एक्टिवेट होगा तो बनेगा काइमोट्रिप्सिन। सिमिलरली प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज जब एक्टिवेट होगा तो बनेगा कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब सवाल ये है कि इन दोनों को एक्टिवेट कौन करता है? तो इन दोनों को एक्टिवेट करता है खुद ट्रिप्सिन। यानी पहले ट्रिप्सिन एक्टिवेट होगा और फिर ट्रिप्सिन खुद इन दोनों को एक्टिवेट करेगा। यानी कुल मिला के आप ये बात समझ लो कि एंटेरोकाइनेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब सिमिलरिटी देखो, हमने कुछ इसी तरह का कंसेप्ट पेप्सिन में भी पढ़ा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना, ये जितने भी एंजाइम्स जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ रहे हैं बेसिकली, जिनको एक्टिवेशन की ज़रूरत पड़ रही है, इन सब में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये कि ये सबके सब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम मतलब प्रोटीन के डाइजेशन करने वाले एंजाइम्स। फिर चाहे आप पेप्सिन बोलो, ट्रिप्सिन बोलो, काइमोट्रिप्सिन बोलो, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज बोलो या रेनिन बोलो, ये सारे के सारे एंजाइम्स एक्टिवेट करने पड़े थे। सबके सब प्रो एंजाइम्स थे और सब प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं मतलब प्रोटीन्स, और उसके अलावा प्रोटीन्स से हमने स्टमक में, आपको याद हो तो, पेप्टोन्स और प्रोटियोज बनाए थे। देखो मैंने क्या कहा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जब डाइजेशन होता है तो सिंगल स्टेप में नहीं होता। देखो मैं प्रोटीन्स की बेसिकली बात करूँ तो प्रोटीन्स सबसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। प्रोटीन्स के डाइजेशन से बनता है इनिशियली पेप्टोन्स प्लस प्रोटियोज,
ये दोनों इसके इंटरमीडिएट्स हैं। पेप्टोन्स और प्रोटीज के डाइजेशन से बनेगा डाइपेप्टाइड्स, ठीक है, और डाइपेप्टाइड्स से फिर एट दी एंड बनेंगे अमीनो एसिड्स। तो ये जो फाइनल स्टेप है ना, ये फाइनल स्टेप तो हमेशा कौन करवाएगा? सक्कस एंटेरिकस। लेकिन ये सारे स्टेप कौन करवाएगा? पैंक्रियाटिक जूस और गैस्ट्रिक जूस। और पैंक्रियाटिक जूस में क्या प्रेजेंट है? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो पेप्टोन्स मतलब ये क्या करेंगे? पहले प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करेंगे पेप्टोन्स और प्रोटीज में, और बाद में पेप्टोन्स और प्रोटीज को भी कन्वर्ट करेंगे डाइपेप्टाइड्स में, और अल्टीमेटली डाइपेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेगा सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम्स। तो आई होप ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। अब अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए कि प्रोटीन्स के डाइजेशन में इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल है, प्रोटीन्स के डाइजेशन में इंटेस्टाइनल जूस का क्या रोल है, तो आप ये आंसर दोगे कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए जिन तीनों एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, उन तीनों एंजाइम्स को डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली एक्टिवेट करने का काम करता है एंटेरोकाइनेज। मैंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसलिए बोला क्योंकि डायरेक्टली तो ट्रिप्सिन को एक्टिवेट करता है ये, और इनडायरेक्टली काइमोट्रिप्सिन को और कार्बोक्सी पेप्टिडेज को। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हम पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अमाइलेज में ऑलरेडी सलाइवा में पढ़ चुका हूँ, मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि अमाइलो वर्ड स्टार्च को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे भी इसका यही काम होगा कि जो स्टार्च है उस स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है वो डाइसैकेराइड्स यानी माल्टोज के अंदर। बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड है, और ये पॉलीसैकेराइड ब्रेक डाउन होगा एक डाइसैकेराइड में, जैसे कि माल्टोज। ये अगेन एक इनिशियल स्टेप हो गया, बाद में फर्दर माल्टोज ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, जो कि होगा सक्कस एंटेरिकस की हेल्प से, क्योंकि लास्ट स्टेप सक्कस एंटेरिकस ही करेगा। तो ये हो गया पैंक्रियाटिक अमाइलेज। ओरल कैविटी में मैंने बोला था कि 30% स्टार्च का डाइजेशन ओरल कैविटी में है, तो यानी जो पीछे 70% स्टार्च बचा उनका डाइजेशन यहाँ डुओडेनम में पैंक्रियाटिक अमाइलेज की हेल्प से होगा। नेक्स्ट है लाइपेज, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। इवन गैस्ट्रिक जूस में भी हमने कहा था कि बहुत इनसिग्निफिकेंट अमाउंट में लाइपेज वहाँ पे भी रिलीज होता है, और लाइपेज किसका ब्रेकडाउन करेगा? वो ब्रेकडाउन करेगा इमल्सिफाइड फैट्स का। किसका? इमल्सिफाइड फैट्स का। ध्यान रखिएगा, बिना इमल्सिफिकेशन के लाइपेज एंजाइम इन फैट पे काम नहीं कर पाएगा। तो फैट के इंटरमीडिएट्स होते हैं डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड से। ध्यान रखिएगा, अब तक कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है, पहले भी कह चुका हूँ, इनिशियल स्टेप्स ही करते हैं पैंक्रियाटिक जूस, गैस्ट्रिक जूस और सलाइवा। फैट पहले ब्रेकडाउन होगा डाइग्लिसराइड्स में, बाद में डाइग्लिसराइड्स ब्रेकडाउन होंगे मोनोग्लिसराइड्स में, और इनका फर्दर डाइजेशन अभी बाकी है, जो कौन करेगा? सक्कस एंटेरिकस। नेक्स्ट बात करते हैं हम न्यूक्लियस एंजाइम। अब न्यूक्लियस एंजाइम जैसा कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये ब्रेकडाउन करता है न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स यानी डीएनए और आरएनए का। तो डीएनए और आरएनए देखो, जब न्यूक्लिक एसिड्स पे न्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करेगा तो इनसे पहले बनेगा न्यूक्लियोटाइड्स, और न्यूक्लियोटाइड्स ब्रेकडाउन होकर बनाएंगे न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन ये भी इनिशियल स्टेप्स हैं, ये दोनों ही कैसे हैं? इंटरमीडिएट्स हैं। अब तक पूरे सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो अगेन वापस बता रहा हूँ, सिंपल मॉलिक्यूल्स कौन बनाएगा? सक्कस एंटेरिकस। तो जो डाइजेशन के इनिशियल स्टेप्स होते हैं, ये सारे इनिशियल स्टेप्स सलाइवा, गैस्ट्रिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस करता है। बाइल जूस में एंजाइम्स नहीं होते। और अब जो सबसे लास्ट स्टेप है, जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का, वो करेगा सक्कस एंटेरिकस। तो मैं चलता हूँ सक्कस एंटेरिकस यानी इंटेस्टाइनल जूस पे। अब जैसा इसका नाम है, मैंने अभी आपको बोला एंटेरो वर्ड किसको डिफाइन करता है? एंटेरो वर्ड डिफाइन करता है इंटेस्टाइन को, यानी सक्कस एंटेरिकस इंटेस्टाइनल जूस का ही नाम है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है अगर आपको ये कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स याद हो जाए तो। चलो फिर इंटेस्टाइनल जूस की बात करता हूँ। तो इंटेस्टाइनल जूस की बात करने से पहले मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे जो शायद सेकंड या थर्ड वीडियो था इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हमने बात की थी डुओडेनम के अंदर म्यूकोजा और सब म्यूकोजा की। यहाँ देखो, ये जो मैंने यहाँ शो किया आपको, ये म्यूकोजा है। मैं इस डायग्राम का एक्सप्लेनेशन दे चुका हूँ आपको पिछले वीडियोज़ में। ये सारे म्यूकोजा के सेल्स हैं, ठीक है। और इन्हीं म्यूकोजा के सेल्स के बीच बीच में कुछ गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट हैं, जिनको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हम ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि गोबलेट सेल्स हर जगह म्यूकस का फॉर्मेशन करते हैं,
और फिर हमने ये भी बात की थी कि डुओडेनम के सब म्यूकोजा में, यानी म्यूकोजा के नीचे की तरफ जो लेयर है सब म्यूकोजा, उसमें कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्हें कहा गया है ब्रूनर्स ग्लैंड। और हमने ये भी कहा था कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में केवल डुओडेनम के ही सब म्यूकोजा में ग्लैंड मिलेगी, बाकी सब में आपको ग्लैंड्स कहाँ मिलेगी, म्यूकोजा में। अब ये डुओडेनम के अंदर म्यूकोजा भी आएगा और सब म्यूकोजा भी आएगा, वो हर जगह आता है। वैसे म्यूकोजा में जो एपिथेलियल सेल्स हैं, म्यूकोजा के जो सेल्स हैं, वो रिलीज करते हैं एंजाइम्स। इसके अलावा इनमें बीच बीच में गोबलेट सेल्स भी प्रेजेंट है जो रिलीज करते हैं म्यूकस। उसके अलावा सब म्यूकोजा में प्रेजेंट होती है ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड रिलीज करती है बाइकार्बोनेट आयंस। और ये तीनों मिलकर बनाते हैं सक्कस एंटेरिकस या फिर इंटेस्टाइनल जूस। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ये समझ लो कि इंटेस्टाइनल जूस में बेसिकली आपको पढ़ने हैं एंजाइम्स, उसके अलावा पढ़ना है म्यूकस, और उसके अलावा पढ़ना है बाइकार्बोनेट्स। ये चीज़ आप ऑलरेडी नोट कर चुके हो कि ओरल कैविटी से लेकर डुओडेनम तक अब तक हम इतना सब कुछ स्टडी कर चुके हैं, हर जगह मुझे म्यूकस ही म्यूकस देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लुब्रिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट म्यूकस फॉरवर्ड मूवमेंट फूड का पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब एक सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कि सर हमने बोला लास्ट वीडियो में कि स्टमक में जब पेरिस्टालसिस होता है तो उसकी वजह से मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और स्टमक के एंजाइम्स केमिकल डाइजेशन भी करते हैं, तो अल्टीमेटली एक काइम नाम का एक पेस्ट फॉर्म का फॉर्मेशन हो जाता है फूड का। अब ये काइम किस में डूबा हुआ है? ये डूबा हुआ है स्टमक के HCl के अंदर। ये जितना भी फूड था वो फूड HCl के साथ थॉरली मिक्स हो गया। अब जब ये काइम स्टमक से डुओडेनम में एंटर करेगा, तो ऐसा तो है नहीं कि HCl पीछे रह जाएगा और केवल बाकी का ही डुओडेनम में आएगा। बिल्कुल HCl भी काइम, क्योंकि काइम है क्या, पूरा फूड उस HCl के साथ मिक्स होकर ही काइम बना है ना। तो ये काइम जब डुओडेनम में आएगा तो ये एसिडिक होगा। तो क्या ये HCl इंटेस्टाइन की म्यूकोजा को डैमेज नहीं करता? पहली बात। और दूसरा, यहाँ पर जितने भी एंजाइम्स हैं उन सब एंजाइम्स को एक एल्कलाइन मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो एंजाइम्स का ऑप्टिमम pH एल्कलाइन pH में रहता है। तो क्या HCl जो एसिडिक एनवायरनमेंट लेके आएगा, क्या उस एनवायरनमेंट में वो एंजाइम्स काम कर पाएंगे? तो ऐसा क्या होगा कि ये HCl यहाँ पर डुओडेनम में आने के बाद न्यूट्रलाइज हो जाएगा। देखो, सबसे पहले इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है बहुत सारे गोबलेट सेल्स, और ये गोबलेट सेल्स बहुत सारा म्यूकस बनाते हैं। तो जब ये बहुत सारा म्यूकस बनाते हैं तो ये म्यूकस इन एपिथेलियल सेल्स की को एक तरह से म्यूकस से कोट कर देता है, इस तरह से कोटिंग हो जाती है। तो ये HCl डायरेक्टली इनके ऊपर एक्ट नहीं कर पाता। दूसरा बाइकार्बोनेट्स, ये जो ब्रूनर्स ग्लैंड, और ब्रूनर्स ग्लैंड के साथ साथ में पेंक्रियाज, और उसके साथ साथ में अगर मैं बाइल की भी बात करूं, इन सब में बहुत सारा बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है। और बाइकार्बोनेट यानी कि HCO3-, ये HCO3- एक बेस का काम करता है। HCO3- बेस का काम करता है, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा रहेगा। तो ये एक बाइकार्बोनेट्स जो काइम के साथ HCl आता है उसको अच्छा खासा न्यूट्रलाइज कर देता है और प्रोवाइड करता है एक एल्कलाइन मीडियम जिसमें एंजाइम्स ऑप्टिमली काम कर सकें। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है कि ब्रूनर्स ग्लैंड, पेंक्रियाज और बाइल, इन सब में बहुत सारा बाइकार्बोनेट्स इसीलिए होता है ताकि काइम के साथ आने वाले HCl को न्यूट्रलाइज कर सके। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स की। तो एक बात तो क्लियर कर दी कि इंटेस्टाइनल जूस में जितने भी एंजाइम्स हैं ये वो एंजाइम्स हैं जो अब जो इंटरमीडिएट्स बने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस के बाद उन इंटरमीडिएट्स को फाइनल स्टेप देकर उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। अब जैसा एंजाइम का नाम ही ऐसा रखा है कि कोई कन्फ्यूजन रहे ही नहीं। जैसे सबसे पहले मैंने एंजाइम का नाम रखा डाइसैकराइडेज, यानी ऐसे एंजाइम्स जो डाइसैकराइड्स पे एक्ट करते हैं। और डाइसैकराइड्स जैसे कि माल्टोज एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। देखो, डाइसैकराइड्स के यूँ तो बहुत सारे एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ लैक्टोज। तो लैक्टोज का जब ब्रेकडाउन होगा तो बनेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये कैसे याद रहेगा,
तो भाई ये याद तो आपको तभी हो जाएगा जब आप बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करोगे, जब आप डाइसैकेराइड्स की स्टडी करोगे। सबको अच्छे से पता है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिलकर ही लैक्टोज का फॉर्मेशन करते हैं, और एंजाइम का नाम भी कितना सिंपल रखा है मैंने, सबस्ट्रेट के बेस पे ASE बोल दिया, तो लैक्टेज, लैक्टेज एंजाइम। तो जब आप सुनोगे लैक्टेज तो एक बात क्लियर हो गई, लैक्टोज पे एक्ट करेगा, लैक्टोज पे एक्ट करेगा यानी इंटरमीडिएट्स पे एक्ट करेगा, तो इसका सोर्स कौन होगा, सक्कस एंटेरिकस। आपको इससे चीज़ें समझ में आ जाएगी। सिमिलरली और डाइसैकेराइड्स की बात करते हैं, माल्टोज, तो माल्टोज पे एक्ट करता है माल्टेज एंजाइम, अगेन आसान सा नाम, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सिमिलरली आएगा सुक्रोज, और सुक्रोज पे एक्ट करता है सुक्रेज एंजाइम, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करता है। कितना आसान था। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये याद नहीं हो रहा था कि माल्टेज पैंक्रियाटिक जूस में होता है या सक्कस एंटेरिकस में होता है, तो वो भी याद हो गया कि माल्टेज माल्टोज का ब्रेक डाउन करेगा, यानी फाइनल स्टेप तो वो प्रेजेंट होगा सक्कस एंटेरिकस में। उसके बाद बात करता हूँ डाइपेप्टाइडेज। अगेन नाम से ही समझ में आ गया कि सर ये वो एंजाइम है जो डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करेगा, और जब ये डाइपेप्टाइड्स पे एक्ट करेगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड। अगेन द लास्ट रिएक्शन यानी इंटेस्टिनल जूस। उसके अलावा बात करेंगे लाइपेज एंजाइम की। देखो यहाँ पर लाइपेज एंजाइम ही चलता है सब जगह। अब होता क्या है कि सर ये तो कैसे पॉसिबल है कि लाइपेज ये भी कर रहा है वो भी कर रहा है। बेसिकली क्या किया हम NCERT ने इसको बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखा रखा है। बाकी अदरवाइज जो लाइपेज वहाँ जो हमने स्टडी की, जो इंटरमीडिएट्स का फॉर्मेशन करता है, यानी जैसे ट्राइग्लिसराइड्स और डाइग्लिसराइड्स का फॉर्मेशन करता है, वो था पैंक्रियाटिक लाइपेज। और ये जो लाइपेज है जो बेसिकली डाई और मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करेगा, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज, इसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल लाइपेज। तो ये डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि लाइपेज कौन रिलीज करता है, तो आपको देखो जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता आप बोल सकते हो पैंक्रियाज भी करेगा और इंटेस्टाइन यानी सक्कस एंटेरिकस भी करेगा। अब आप कौन से लाइपेज की बात कर रहे हो, अगर आप पैंक्रियाटिक लाइपेज बोलोगे तो पैंक्रियाज बोलेंगे, इंटेस्टाइनल लाइपेज बोलोगे तो इंटेस्टाइन बोलेंगे। यही प्रॉब्लम आपको स्टार्च में भी थी, हमने क्लियर अलग नाम रखे हुए हैं। हमने वहाँ पे उनको बोल रखा था सलाइवरी अमाइलेज और यहाँ बोला हुआ है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब मुझे ज़बरदस्ती क्वेश्चन बनाने और मैं बोल दूँ कि बताओ अमाइलेज कौन रिलीज़ कर रहा है, तो आप बिल्कुल गलत नहीं हो अगर आप ये बोलो कि सर सलाइवा भी रिलीज़ करता है और पैंक्रियाज भी रिलीज़ करता है, ठीक है। और अगर आपको स्पेसिफिकली पूछना है तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि आप कौन से अमाइलेज की बात कर रहे हो। फिर सबसे लास्ट में न्यूक्लियोसाइडेज, तो देखो नाम से समझ में आ गया ये न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करता है, और हमें पता है कि न्यूक्लियोसाइड्स बेसिकली बनते हैं किससे, शुगर्स और बेसिस। अब ये चीज़ें तो देखो उनको क्लियर होगी जिसने मेरे बायोमोलिक्यूल्स वाले वीडियोस देखे हैं। हमने DNA पे वीडियोस बना रखे हैं, RNA पे वीडियोस बना रखे हैं। मैंने पूरा बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स तो कंप्लीट डिटेल में मैं आपको वीडियोस बना के दे चुका हूँ। केवल NCERT बेस्ड नहीं, कंप्लीट डिटेल में वीडियोस आपको मिल जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स पे तो, और सबके सब यूट्यूब चैनल पे फ्री अपलोड है, तो आप वहाँ पे सब कुछ देख सकते हो। अब न्यूक्लियोसाइडेज और यहाँ पे न्यूक्लियोटाइडेज, देखो ये दोनों ही सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। न्यूक्लियोटाइडेज नाम में फ़र्क है, ये टाइड्स पे काम करता है, न्यूक्लियोसाइडेज साइड्स पे काम करता है और अल्टीमेटली बनेगा शुगर और बेस। तो वापस बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पर समझो अच्छे से, रटने की ज़रूरत नहीं है। लैक्टेज, अच्छा डाइसैकेराइड पे लैक्टोज पे काम करता है, माल्टोज पे काम करता है माल्टेज, सुक्रेज सुक्रोज पे, तो नाम से समझ में आ रहा है कि सर ये सब सक्कस एंटेरिकस में ही प्रेजेंट हो सकते हैं। डाइपेप्टाइडेज लास्ट स्टेप, न्यूक्लियोटाइडेज न्यूक्लियोसाइडेज लास्ट स्टेप, लाइपेज लास्ट स्टेप, तो ये सब सक्कस एंटेरिकस में ही प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप इस तरीके से आपको ये चीज़ें बहुत ही आसान से याद हो जाएंगी, बिल्कुल कोई डाउट नहीं आएगा। आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, उसके बाद NCERT पढ़ लेना, बस आपका काम खत्म है। मैं श्योर हूँ कि ये इतना करने के बाद आप इन चीज़ों को ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। चलिए, तो हमने डाइजेशन कंप्लीट कर लिया। हमने शुरुआत कहाँ से की थी, हमने शुरुआत की थी ओरल कैविटी से, वहाँ बोलस का फॉर्मेशन किया था। और ओरल कैविटी में किसका डाइजेशन किया था, तो हमने केवल 30% स्टार्च का डाइजेशन किया ओरल कैविटी में। यानी आप ये बोल सकते हो कि सर अभी तक तो पार्शियल डाइजेशन हुआ है। और पार्शियल डाइजेशन बोलने का एक रीज़न ये भी है कि सर स्टार्च से केवल माल्टोज बनाया है हमने, अब तक माल्टोज को आगे ब्रेक डाउन नहीं किया गया, तो ये पार्शियल डाइजेशन कहलाएगा। फिर
बोलस मूव कर जाएगा इसोफेगस से स्टमक में आने के बाद फिर से पार्शियल डाइजेशन होगा और यहाँ पर बनेगा काइम। और स्टमक में बेसिकली किसका डाइजेशन किया था हमने? प्रोटीन्स का डाइजेशन किया था, पेप्टाइड्स, प्रोटियोज, पेप्टोन्स का फॉर्मेशन किया था हमने। तो ये हो गया स्टमक में। फिर यहाँ से फूड मूव कर गया डुओडेनम में, जहाँ पे डुओडेनम में पहले तो पैंक्रियाटिक जूस ने किया पार्शियल डाइजेशन और फिर सक्कस एंटेरिकस ने किया कंप्लीट डाइजेशन। और कंप्लीट डाइजेशन होने के बाद में हर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। ग्लूकोज, नाइट्रोजनस बेसिस, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल, सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है। तो जितने भी सिंपल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होगा ये सारे के सारे अब जेजुनम और इलियम से एब्जॉर्प्शन इनका हो जाएगा। देखो ऐसा नहीं है कि डुओडेनम से एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डुओडेनम से भी एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है जेजुनम और इलियम से। डुओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन हुआ है, डुओडेनम में मैक्सिमम डाइजेशन हुआ है और बाद में डाइजेशन होने के बाद में ये सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स जेजुनम और इलियम में जाकर एब्जॉर्ब हो गए। अब एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या हुआ कि ये उनकी इंटेस्टाइनल म्यूकोजा के सेल्स में एंटर करते हैं और वहाँ से सीधा ब्लड में। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये जेजुनम और इलियम में इनका एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो पीछे बच गया, अब पीछे क्या बचा? पीछे बचा अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड यानी ऐसे सारे मॉलिक्यूल्स जो डाइजेस्ट नहीं होते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लिग्निन का एग्जांपल है, या फिर और अच्छा एग्जांपल दूँ तो सेल्यूलोज भी डाइजेस्ट नहीं होता। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो डाइजेस्ट नहीं होते और ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एब्जॉर्ब नहीं हो रहे, सारे अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस को हम पास कर देते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। ये यहाँ पे आ जाते हैं, हम इसको यहाँ से लेके आ जाओ। देखो ये हो गया, आपको देखो इमेजेस में सारा मूवमेंट दिख रहा होगा। इस इमेज में क्या दिख रहा है आपको कि फूड डुओडेनम में आता है और डुओडेनम में सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया देखो, और ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद जेजुनम और इलियम में जाके एब्जॉर्ब हो रहा है। फिर अनडाइजेस्टेड और अनअब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आ गई और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में आके यहाँ पे फिसिस का फॉर्मेशन हो जाता है। फिसिस बेसिकली स्टूल को बोलते हैं, जो अपना वेस्ट मटेरियल है जिसको अपन बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा होगा, ये देखो यहाँ पर। और ये लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टालसिस की हेल्प से सबका मूवमेंट होकर ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो बस दैट्स इट, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मैंने इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकता था मैंने इसको किया है। फिर भी अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप आकर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।